हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और इससे पहले हम लोग इस चैप्टर का 3 वीडियो देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले रिकॉल करेंगे जो प्रीवियस चीज़ें हम लोग पढ़े हैं उसको, और उसके बाद हम लोग फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से नहीं छूटने वाला है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, क्लास टेस्ट हो, कोई भी हो। तो हम लोग कार्बन के बारे में क्या देखे थे कि कार्बन एक एलिमेंट है, साथ ही साथ कार्बन नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, 6 था। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे कि बॉन्डिंग इन कार्बन मीन्स कार्बन में बॉन्डिंग किस प्रकार से बनता है और कौन सा बॉन्डिंग बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें हम लोग पढ़े थे कि बॉन्ड का 2 टाइप है, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। हम लोग आयोनिक और कोवैलेंट में बेसिक डिफरेंसेस देखे थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर आपको इन सब लाइनों के बीच में ये मिल जाएगा, तो आपको चैप्टर को रीड करने की भी आवश्यकता है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। तो उसके लिए ये 2 पॉइंट एक्सप्लेन हम लोग किए थे और अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, जो कि आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे। सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे कि जो बॉन्डिंग बनता है और किसके किसके बीच में, तो हाइड्रोजन एटम के बीच में H2 मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से O2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखे थे कि N2 मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है, और इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। काफ़ी छोटा टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आप क्या देखते हैं, कह रहा है कि एलिमेंट कार्बन जो है वो बहुत सारे फॉर्म में नेचर में मिलता है और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी वाइडली वेरी करता है एक दूसरे से। और यहाँ पर स्पेशली हम लोग को डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये डिफरेंसेस क्यों पाया जाता है कार्बन में। तो डिफरेंसेस इसलिए पाया जाता है, द डिफरेंसेस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, कि किस प्रकार से एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ाव किस प्रकार से है, किस प्रकार का पैटर्न है, इसके आधार पर ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग डायमंड के केस को देखेंगे। डायमंड में हम लोग क्या देखते हैं कि ईच कार्बन एटम जो है वो जुड़ा हुआ है 4 दूसरे कार्बन एटम से, मतलब हर एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है ना। एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो ये डायमंड के केस में आप देखते हैं, और इसके कारण डायमंड का एक अपना प्रॉपर्टी है, अपना एक नेचर है, अपना एक फिजिकल शेप है। अब ग्रेफाइट के केस में आप क्या देखते हैं कि ईच कार्बन एटम जो है 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। हर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है, समझ रहे हैं ना। और इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, गिविंग ए हेक्सागोनल एरे। ठीक है, अब कह रहा है वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज ए डबल बॉन्ड, और इनमें एक बॉन्ड जो होगा डबल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, हम लोग समझे थे। सिंगल डैश से हम लोग सिंगल बॉन्ड को दिखाते थे, डबल डैश से डबल बॉन्ड को, और ट्रिपल डैश से ट्रिपल बॉन्ड को दिखाते थे। एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। इस प्रकार से एक डबल बॉन्ड बना करके ये अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। इसको हम लोग अभी समझने वाले हैं। कह रहा है ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल एरे में फॉर्म होता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं इसमें, इन दोनों में, कि डायमंड क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट क्या हो जाता है, स्मूथ और स्लिपरी होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि दीज 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में भिन्नता है, डिफरेंस है, इसके कारण 2 नए चीज़ आपको मिल गए, एक डायमंड मिल गया और एक ग्रेफाइट मिल गया, हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इन दोनों का, डायमंड और ग्रेफाइट के फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, लेकिन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। डायमंड के बारे में क्या कहा कि हार्डेस्ट है, वहीं ग्रेफाइट के बारे में क्या कहा, स्मूथ है और स्लिपरी है। स्मूथ और स्लिपरी होने के कारण भी ही हम लोग इसका इंडस्ट्री में यूज करते हैं लुब्रिकांट के रूप में। जैसे कि आप गाड़ी वगैरह में या बहुत सारे जगह पर, जैसे दरवाजे के कब्जे में आप ग्रीस का यूज करते हैं या ऐसा ऑयल का यूज करते हैं जो उसके फंक्शनिंग को स्मूथ कर दे। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर हम लोग ग्रेफाइट को डालते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। रीजन पूछ सकता है क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि आप देखें, अभी पढ़े हैं, इसमें हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो एक तो जगह फ्री हो गया ना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, तो एक फ्री है, इसलिए वही फ्री जो है मूव करता है और चार्ज को फ्लो करने में मदद करता है। लेकिन डायमंड के केस में आप क्या पढ़े हैं, डायमंड में हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होता है, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। आगे कह रहा है डायमंड को हम लोग सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियली आप बना सकते हैं इसको बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन। जब आप प्योर कार्बन को वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर डालते हैं तो आप डायमंड प्राप्त करते हैं, और जिसको हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं। ये दोनों में अंतर करना बड़ा मुश्किल काम है। आगे क्या कर रहा है, फ्लोरेंस
फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। तो दो एलोट्रॉप तो है, एक डायमंड और ग्रेफाइट, एक तीसरा भी है फ्लोरेंस, है ना। ये फ्लोरेंस जो है या फ्लोरेंस, ये एक अदर कार्बन एलोट्रॉप्स है। अब दी फ्लोरेंस इज टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60। इसका फॉर्मूला आप क्या डालेंगे, C60 डालेंगे, ठीक है। और ये फुटबॉल के शेप का होता है। अब इसको मैंने इसके बारे में जो आइडिया दिया गया, डिजाइन दिया गया, वो किसके द्वारा, तो बकमिंस्टर फलर के द्वारा, इसी पर नाम पड़ गया फ्लोरीन। तो ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में था, इतना ही हम लोगों को समझना था। आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यों इतना स्ट्रक्चर बन पा रहा है या क्यों इतना कंपाउंड बना पा रहा है कार्बन। तो इसके लिए हम लोगों को समझना होगा कार्बन के दो प्रॉपर्टी को। वो दो प्रॉपर्टी क्या है, वो हमको वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दो प्रॉपर्टी कार्बन का देखेंगे। पहला क्या प्रॉपर्टी है, पॉइंट 1 को गौर कीजिए। कह रहा है कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। माने कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बॉन्ड बना ले रहा है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बॉन्ड बना ले रहा है, मतलब सी के साथ जुड़ के बॉन्ड बनाता है। इस प्रॉपर्टी को, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को ही हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बॉन्ड बना ले सकता है, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और यह एक फैक्टर है कि कार्बन का इतना ज़्यादा कंपाउंड है। अब दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर कार्बन का वैलेंसी है, जो कि 4 है। ये वैलेंसी 4, जिसको हम लोग टेट्रा वैलेंसी भी बोलते हैं, ये टेट्रा वैलेंसी होने के कारण भी कार्बन का बहुत ज़्यादा कंपाउंड है। बात समझ पा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि वाई कार्बन हैज सो मेनी कंपाउंड्स, तो आप बोलेंगे देयर आर ओनली 2 रीजन। फर्स्ट वन इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी और सेकंड टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी क्या हुआ कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये दो कारण है कार्बन के सो मेनी कंपाउंड्स होने का। अब इसको हम लोग थोड़ा लिख के भी समझेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा कि दो प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रा वैलेंसी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रा वैलेंसी। तो ये दो प्रॉपर्टी होने के कारण ही कार्बन का इतना ज़्यादा कंपाउंड है। बात समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपाउंड है। अब हम लोग समझेंगे कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। अब क्या समझेंगे तो देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करिए अगर कोई पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। तो आप बेसिकली दो प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। 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 अनसैचुरेटेड हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। अनसैचुरेटेड। तो पहला तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको दो कैटेगरी में रखते हैं, पहला सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड का फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक ही बनता है जिसका नाम है एल्केन। नाम सुने होंगे आप, ऑब्वियस है। पहला क्या हो गया, एल्केन। और दूसरा क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड। इसमें दो टाइप है, इसमें से कितना निकल जाता है, दो। एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अब इसका यूज कहाँ करेंगे ये हम लोग आगे समझेंगे। CnH2n+2 और इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। और इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। बात समझ पा रहे हो। पहला हो गया CnH2n+2, दूसरा CnH2n, तीसरा CnH2n-2। अब ये फार्मूला किसका किसका है, तो ये एल्केन का फार्मूला है, ये एल्केन का फार्मूला है और ये एल्काइन का फार्मूला है। अब इस फार्मूला का यूज कहाँ है, तो हम लोगों को कंपाउंड पहचानना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं। अब एल्केन्स में कुछ कंपाउंड होंगे, एल्किन में भी कंपाउंड होंगे, एल्काइन में भी कुछ कंपाउंड होंगे, लेकिन इसमें हम लोग एक क्रोनोलॉजी याद रखना है जो कि नेमिंग करने में यूपेक नोमेनक्लेचर आप देखे होंगे, वहाँ पे काम आएगा। तो एल्केन के तहत हम क्या क्या देखते हैं, तो हम लोग को एनसीईआरटी में 7 तक पढ़ना है। पहला क्या है, मीथेन। पहला क्या है, मीथेन। उसके बाद क्या है, इथेन। उसके बाद क्या है, प्रोपेन। फिर क्या है, ब्यूटेन। उसके बाद क्या है, पेंटेन। फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, एनसीईआरटी में दिया है, हम अभी आपको दिखाएंगे। और फार्मूला क्या हो जाएगा, CH4, फिर आगे बढ़ता जाएगा इस प्रकार से C2H6, फिर क्या हो जाएगा आपका C3H8, फिर क्या हो जाएगा आपका C4H10, C4H10, है ना। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। इधर हम मीथेन को छोड़ देंगे, इथिन से शुरू करेंगे।
हमेशा याद रखिएगा, एल्कीन और एल्काइन में इथीन से शुरू करेंगे। इथीन, प्रोपीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। उसी प्रकार से एल्काइन का अपना एक सीरीज होगा। यहाँ पर नाम कैसे शुरू होगा? इथाइन से। इथाइन, प्रोपाइन, आप देख पा रहे हैं। हेक्सेन तक हम, हेप्टेन तक हम लोग पढ़ेंगे। वैसे साइड बुक जो होते हैं उसमें आपको ऑक्टेन भी दिया होगा, नॉन भी दिया होगा, डेक भी दिया होगा, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन हेप्टेन तक ही आएगा। प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो जाएगा, इसी प्रकार से पेंटाइन हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला किस प्रकार से चलेगा? C2H4, C3H6, इस तरह से चलेगा। अब इथाइन में किस तरह से फॉर्मूला चलेगा? C2H2, C3H4, C4H6, तो इस प्रकार से चलता जाता है। तो आप देख रहे हैं एल्केन का अपना एक सीरीज है, एल्कीन का अपना एक सीरीज है, और एल्काइन का अपना एक सीरीज है। तीनों में अंतर क्या है? तो आप देख रहे हैं एल्केन वाले में जितना भी कंपाउंड होगा उसमें लास्ट में ए एन ई लगा रहेगा, एल्किन वाले में लास्ट में ई एन ई लगा रहेगा कंपाउंड के नाम के, और एल्काइन वाले के लास्ट में वाई एन ई लगा रहेगा। तो इस प्रकार से डिफरेंसेस रहेगा नेम में, जिससे आप नाम को पढ़ करके भी पहचान सकते हैं। दूसरा पहचानने का तरीका क्या है? फार्मूला CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। अब कैसे आप फार्मूला का यूज करेंगे उसको भी हम दिखला रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कि इथेन हम लेते हैं, यहाँ पे इथेन का फार्मूला एल्केन के केस में क्या है? C2H6 है, C2H6 है। अब ये फार्मूला जो CnH2n+2 है, यहाँ पर n क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कि कितना कार्बन है। तो आप इसमें देख रहे हैं कार्बन कितना है? 2 है। अब इस फार्मूला में डालिए C2 मीन्स n के जगह पर हम इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला लिख लेते हैं CnH2n+2। अब इसके केस में हमारे पास कार्बन कितना है? 2 है, तो हम C2H2n के जगह पर फिर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम डालेंगे तो 2 है, तो 2 × 2 जोड़ 2, मतलब क्या हो जाएगा? C2H4 6। आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार से ये फार्मूला काम आ रहा है। अब इसी को हम इथीन को देखते हैं। अब इथीन को चेक करके देख रहे हैं। इथीन चूँकि आप देख रहे हैं EN है, मतलब ये एल्कीन है। एल्कीन का फार्मूला आप जानते हैं CnH2n है। n क्या है? n नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो इथीन में हम लोग जानते हैं ना, मीथेन, इथेन दूसरे नंबर पर आ रहा है, मतलब 2 कार्बन एटम है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? n के जगह पे 2 डालेंगे, H2, फिर n के जगह पर 2 और n के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, 2 × 2 मतलब C2H4। तो आप देख रहे हैं सही है हमारा। तो इस प्रकार से फार्मूला का, इसी प्रकार से हम लोग इथाइन का भी चेक करेंगे, तो यही होगा एल्काइन में। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से फार्मूला से हम कंपाउंड पहचान पा रहे हैं कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। वहीं अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो हम लोग लिखे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि एक क्रोनोलॉजी याद रखना है। मीथेन का मतलब होता है मेथ मतलब 1 कार्बन, इथ मतलब 2 कार्बन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन, हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेप्ट मतलब 7 कार्बन। तो आपको नंबर ऑफ कार्बन इससे पता होना होगा, ये क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना होगा। एक एल्केन का याद कर लेते हैं तो एल्किन भी हो जाएगा और एल्काइन भी हो जाएगा। तो मेथ मतलब 1 कार्बन एटम, इथ मतलब 2 कार्बन एटम, जैसे मेथ है तो हम 1 कार्बन बनाएंगे। अब इथ बोलेंगे तो 2 कार्बन बनाएंगे। अगर हम प्रॉप बोले तो 3 कार्बन एटम बनाएंगे। अगर हम ब्यूट बोले तो 4 कार्बन एटम हुआ इसका मतलब। तो ये इसका मतलब हो जाता है। अब लेकिन ध्यान यह देना है कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन का कितना वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है, सॉरी वैलेंसी है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। इसका क्या मतलब हुआ? कार्बन 4 एटम के साथ जुड़ेगा। कार्बन कितना एटम के साथ जुड़ेगा? 4 एटम के साथ जुड़ेगा। देख रहे हैं 4 एटम के साथ जुड़ेगा। इसको हम बोल सकते हैं कार्बन में कितना टोटी? 4 टोटी या 4 हैंड, ठीक है। तो कार्बन कितना अदर एटम के साथ जुड़ेगा? 4 अदर एटम के साथ जुड़ेगा, 4 तरफ से, है ना। तो जब भी कार्बन बना, हम बॉन्डिंग बना रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि कार्बन में कितना हैंड है या कितना टोटी है। तो 4 टोटी है, मतलब कार्बन 4 दूसरे एटम से जुड़ेगा। हो सकता है कार्बन भी हो सकता है हाइड्रोजन भी हो। तो आप देखते होंगे बुक में इस टाइप का फिगर, इस टाइप का स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब हुआ? ये 1 कार्बन है। 1 कार्बन का मतलब क्या होता है? मेथ। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये मीथेन है। ये क्या है? मीथेन है। मतलब ये CH4 का स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया? CH4 का। उसी तरह से अगर आपके सामने लिख दिया कि C2H6 है, C2H6 है, मतलब इसमें आप देख रहे हैं कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। तो आप बोलेंगे, फिंगर पे काउंट करेंगे, मीथेन। मीथेन के बाद क्या आता है? इथेन। क्रोनोलॉजी में आपको याद करना है ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्रोनोलॉजी में याद करना है। तो 2 कार्बन आइटम है, दूसरे 2 कार्बन आइटम वाले को क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं। इथ बोलते हैं। अब इथ बोलते हैं तो हमको ये तो पता चल गया कि इथ है, लेकिन इथेन है, इथीन है, इथाइन है, क्या है, कैसे पता करेंगे? तो हम लोग वो फार्मूला यूज करेंगे, CnH2n+2 पर चेक करते हैं पहले। तो मान लीजिए कार्बन कितना है? 2 है, तो C2H2 × 2
+2 मतलब C2H6 हो गया। दैट मीन्स ये पहले वाले फार्मूला को CnH2n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है, और CnH2n+2 किसका फार्मूला है? एल्केन का, तो ये क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। अब आप इसको शॉर्टकट में कैसे यूज कर सकते हैं? तो अगर आपके पास फार्मूला लिख दिया C2H6, तो आप देख रहे हैं ये कितना टाइम्स है? इंटू 2 है, 2 2 जा 4 और +2, मतलब हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे कि ये मीथेन है। अगर ये इथीन होता तो कैसा लिखा होता? C2H4। अब आप ये देख रहे हैं कि डायरेक्टली 2 टाइम्स है, तो हम लोग पढ़े ना CnH2n, मतलब N हो जा रहा है। N क्या हो जा रहा है? N हो जा रहा है। N हो जा रहा है। यहाँ पर N हो रहा है लेकिन उसमें 2 जोड़ जा रहा है। यहाँ पर N हो रहा है लेकिन 2 घट जा रहा है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि अगर C2H4 लिख दिया तो हम देख रहे हैं कि N, C के पास जो वैल्यू होता है वही N होता है, तो N क्या हो रहा है? 2N हो रहा है। 2 2 जा 4, तो ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि एल्कीन है। लेकिन यही 6 हो जाता तो हम लोग देखते 2 2 जा 4 +2 6, तो ये क्या हो जाता? एल्केन हो जाता। वहीं पर अगर ये लिखा रहता C2H2, तो हम देखते 2 2 जा 4 तो हो रहा है, लेकिन 4 में से 2 घट रहा है, मतलब ये एल्काइन हो गया। तो इस प्रकार से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग नेमिंग पर थोड़ा फोकस करेंगे। ये क्लासिफिकेशन तो हम लोग देख चुके हैं किसका? कार्बन कंपाउंड्स का। तो नेमिंग में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले हम लोग पेंटेन देखते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है उसी से कवर शुरू करते हैं। पेंटेन। अब जैसे ही हम लोग पेंटेन बोले तो इस नाम पे हम लोगों को गौर करना है। ANEN है, एन का मतलब क्या हो गया? ये एल्केन होगा, निश्चित है। पेंट है, पेंट का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है, तो पेंट मतलब 5वें स्थान पर आता है, मतलब 5 कार्बन है इसमें, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम बता रहा है। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमको पता है कि 5 कार्बन एटम है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। ये 5 कार्बन का चेन हम लोग बना लिए। अब इसमें हम लोग को पता है कि हर कार्बन कितने से जुड़ता है? 4 एटम से जुड़ता है। हर कार्बन एटम कितने से जुड़ता है? 4 से। हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। तो आप देखिए ये कार्बन 4 से जुड़ गया, 1 2 3 4। ये कार्बन, ये जो कार्बन है ये भी 4 से, 1 2 3 4। ये कार्बन भी 4 से, 1 2 3 4। ये कार्बन भी 1 2 3 4। ये कार्बन भी 1 2 3 4 से जुड़ रहा है। अब जो भी जगह बचा है इसको हम लोग हाइड्रोजन डालेंगे। हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी 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 हाइड्रोजन। यही हमारा स्ट्रक्चर हो गया एन पेंटेन का। एन मतलब नॉर्मल पेंटेन का, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रक्चर यही हो गया। अब इसी में ब्रांच वाला स्ट्रक्चर भी बन जाता है, इसी में ब्रांच वाला स्ट्रक्चर भी बन जाता है। तो आपको एक चीज़ याद होगा, CH4 हम लोग पढ़े थे। CH4 क्या हो जाता है? मीथेन हो जाता है। और CH3 जो होता है वो मिथाइल होता है। CH3 क्या होता है? मिथाइल। CH3 क्या हो जाता है? मिथाइल। CH3 क्या हो जाता है? मिथाइल। अब इसको हम लोग यूज करेंगे। अब ये तो हो गया मेरा नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब इसी में हम लोग क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर जो बनता है वो 3 प्रकार का बन सकता है। एक स्ट्रेट चेन वाला बन गया, ये स्ट्रेट चेन हो गया आपका, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में सारा कार्बन एटम जुड़ गया। इसी में एक अगर हम नीचे लगा दें तो ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हो गया? एक तो स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट चेन वाला, एक ब्रांच्ड हो सकता है, और एक क्या हो सकता है आपका? साइक्लिक भी हो सकता है। साइक्लिक या रिंग शेप में कहें तो 3 टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल पेंटेन हो गया, कोई भी बना लेगा। अगर आपको हेक्सेन का बनाने के लिए कहेगा तो कैसे बनाएंगे? हेक्सेन का बनाने के लिए कहेगा तो 6 कार्बन एटम को एक साथ अटैच कर देंगे। एक अभी पहले हम लोग पेंटेन को क्लियर कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम लोग ब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मान लीजिए ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? 1 2 3 4 कर दिए। अब एक को हम क्या करेंगे? नीचे लगा देंगे कार्बन को, तो 5 तो हो ही गया। 1 2 3 4 5। लेकिन इस कार्बन को इस तरह से लगाना है कि इसका नंबर जो है ना इस सीरीज में सबसे कम पे आ जाए। अगर हम यहाँ लगा देते तो 3 पर आ जाता, तो यहाँ लगा दिए हैं, 2 पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो कार्बन यहाँ हम अटैच कर दिए। अब बाकी जगह जो है हर कार्बन 4 से जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा। अब यहाँ पे जो बचा जगह उस सब पे हाइड्रोजन आप डाल दीजिए, हाइड्रोजन डाल दीजिए, हाइड्रोजन डाल दीजिए, हाइड्रोजन डाल दीजिए, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक जगह से तो ये जुड़ा हुआ है और 3 टोटी में हम लोग हाइड्रोजन डाल देंगे। ये मिथाइल है। CH3 वाला जो ग्रुप है ये, हम इसको पूरे को क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं, मिथाइल। अब इसका हम नेमिंग करेंगे, इसका हम नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करेंगे तो ये मिथाइल किस नंबर पर आ रहा है, किस क्रोनोलॉजी में आ रहा है, किस ऑर्डर पर आ रहा है? तो पहला दूसरा कार्बन पर आ रहा है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन एटम पर आ रहा है। दूसरा पर आ रहा है तो 2 लिखेंगे,
अब ये है क्या, तो मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। अब ये पूरा जो स्ट्रेट चेन है ना, इसको काउंट करेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया पेंटेन का, आपको ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया पेंटेन का। ये आइसोमर कहलाता है। ओवरऑल ये हम आइसोमर कहते हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर में हम लोग एक ही फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर एक ही फार्मूला का जब हम बनाते हैं तो उसको आइसोमर कहते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया पेंटेन का 5 कार्बन वाला का। दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये हो गया 5 का। अब हम तीसरा भी बनाएंगे। तीसरा कैसे बनाएंगे देखिए, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन हम यहाँ अटैच कर सकते हैं, पांचवा कार्बन हम यहाँ अटैच कर सकते हैं, तो कर दिए। अब जो बचा उसमें हम सब में हाइड्रोजन जोड़ेंगे, उन सब में हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब देखिए ये CH3 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ये CH3 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। अब देखिए अगर हम क्रोनोलॉजी चेक करें तो पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पे अटैच है, दूसरा पे अटैच है मिथाइल। अब इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि दो मिथाइल आ गया, तो हम देखते हैं दूसरा पे तो है तो 2, ये पहले वाले के लिए 2, दूसरा वाला भी तो 2 पे है, तो फिर 2 डालना होगा। अब 2 बार है मिथाइल, तो 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई। अब क्या है 2 बार, तो मिथाइल है 2 बार, तो इसके लिए मिथाइल लिखेंगे। अब चेन को, स्ट्रेट चेन को गिनिए, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर हो गया पेंटेन का, ठीक है। तो हम इस प्रकार से बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो ये पेंटेन का था। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करिए, और फिर हम लोग आगे की क्लास को हेक्सेन को देखेंगे, साइक्लोपेंटेन को देखेंगे, इन सारे चीज़ों को देखेंगे, साइक्लोहेक्सेन को भी देखेंगे। तो आप ये समझ पा रहे हैं ना क्या होता है इसमें, हम लोगों को कार्बन चेन को काउंट करना होता है। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, इसको इस तरह से प्लेस करना है कि लोअर नंबर पड़े इसको, है ना, स्ट्रेट चेन में लोअर नंबर पड़ा है ना, तभी हमारा ये डायग्राम जो होता है, ये स्ट्रक्चर जो होता है सही हो सकता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा है, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर। किस प्रकार से नेमिंग करते हैं उसको भी हम लोग समझे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, फिर से समझाया जाएगा। थैंक यू।